हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस कर रहे थे। तो आज भी हम लोग सेम करेंगे। कुछ बहुत ही जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है इंडियन एविडेंस एक्ट के, आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस क्या होता है, फिर हम लोग पढ़ेंगे स्टेज ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस क्या होता है, और स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ में हम लोग पढ़ेंगे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट और प्रिपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये दोनों टर्म में काफी सारे स्टूडेंट्स को बहुत परेशानी होती है, तो हम लोग इसको भी आज बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस क्या होता है। तो देखिए, रिलायबिलिटी इज ऑल्सो कॉल्ड क्रेडिबिलिटी ऑफ एविडेंस। रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस का दूसरा नाम है क्रेडिबिलिटी ऑफ एविडेंस। Reliability is the test that whether the party has been able to prove the fact to the satisfaction of the court or not। तो देखिए, रिलायबिलिटी कुछ नहीं है, रिलायबिलिटी एक टेस्ट है, ठीक है, एक परीक्षा है कि किसी भी फैक्ट को, किसी भी तथ्य को कोर्ट में ठीक से प्रूव किया गया या नहीं किया गया। किसी भी फैक्ट को प्रूव करने के लिए सबूत चाहिए। क्या सबूत सही है? क्या कोर्ट सबूत को सही मानती है? अगर कोर्ट उस सबूत को सही मान रही है तो रिलायबल फैक्ट है, और अगर कोर्ट पेश किए गए सबूत को नहीं मान रही है तो वो नॉन रिलायबल फैक्ट है। आगे देखिए, एन एविडेंस इज ईदर रिलायबल और नॉन रिलायबल, हाउएवर इट कैन नॉट बी पार्टली रिलायबल। इसका मतलब ये है कि कोई भी फैक्ट के लिए अगर कोई भी एविडेंस दिया जा रहा है कोर्ट में, कोई भी एविडेंस अगर पेश किया जा रहा है, तो वो एविडेंस या तो रिलायबल होगा, यानी कि कोर्ट उसको स्वीकार करेगी, या तो नॉन रिलायबल होगा, कोर्ट उसको स्वीकार नहीं करेगी, उसको अस्वीकार करेगी, उसको रिजेक्ट कर देगी। लेकिन कोई भी एविडेंस स्लाइटली रिलायबल या थोड़ा सा रिलायबल, पार्टली रिलायबल नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं कर सकती है कोर्ट कि मैं इस सबूत को थोड़ा सा मान रहा हूं और थोड़ा सा नहीं मान रहा हूं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि कोर्ट बेसेस इट्स जजमेंट्स ओनली अपॉन द रिलायबल एविडेंसेस। कोर्ट को जब भी जजमेंट पास करना है तो केवल और केवल रिलायबल एविडेंसेस के बेसिस पर करना है। नॉन रिलायबल एविडेंसेस के बेसिस पर कोई भी जजमेंट पास नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे ही एविडेंस जो कोर्ट में प्रूव किए जा चुके हों और कोर्ट उससे सही मान रही हो, केवल उन्हीं एविडेंस की बुनियाद पर कोर्ट जजमेंट पास कर सकती है। और हम लोग आगे देखते हैं कि द कोर्ट ओनली आफ्टर अप्लाइंग इट्स जुडिशियल प्रूडेंस, ये वर्ड याद रखिएगा, जुडिशियल प्रूडेंस। जुडिशियल प्रूडेंस का मतलब होता है जुडिशियल माइंड, ठीक है, जुडिशियल विजडम। द कोर्ट ओनली आफ्टर अप्लाइंग इट्स जुडिशियल प्रूडेंस डिटरमाइंस वेदर द एविडेंस इज रिलायबल और नॉट। यानी कि देखिए, कोर्ट के सामने जब भी सबूत पेश किया जाता है तो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि एविडेंस कितना सही होना चाहिए, कितना उसका स्टैंडर्ड होना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। कोर्ट को अपना प्रूडेंस, अपना दिमाग लगा करके, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके यह जांचना पड़ेगा कि ये सबूत को सही माने या नहीं माने। इसमें कोई रूल्स रेगुलेशंस कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, कोई भी इसका हार्ड एंड फास्ट प्रोविजन नहीं है कि जिसको पार कर लिया अगर कोई भी सबूत तो कोर्ट उसको सही मान लेगी, या नहीं पार कर पाया तो कोर्ट उसको सही नहीं मानेगी। ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट को अपना दिमाग लगाना है, अपने से समझना है, अपना जुडिशियल विजडम यूज करना है, अपना जुडिशियल प्रूडेंस यूज करना है, यह समझने के लिए कि दिया गया सबूत या पेश किया हुआ सबूत सही है या नहीं है। तो अब हम लोग देखेंगे स्टेज ऑफ रिलायबिलिटी, यानी कि किस स्टेज में रिलायबिलिटी का प्रश्न उठता है कि एविडेंस को रिलायबल माना जाए या नहीं माना जाए। केस तो शुरू हो गया, अब कब एविडेंस का रिलायबिलिटी चेक होगा? तो देखिए, सबसे पहले तो केस के सामने फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट को दिखाया जाता है कि कौन कौन सा केस का फैक्ट इन इशू क्या है और इसका रेलेवेंट फैक्ट क्या होगा। और उस रेलेवेंट फैक्ट को प्रूव करने के लिए एक पार्टी कोर्ट से परमिशन मांगती है कि मैं इसको प्रूव करने के लिए एविडेंस पेश करना चाहता हूं। तब कोर्ट उसको अगर अलाउ कर देगी कि हाँ भाई, ये तुम जो एविडेंस देना चाहते हो ये वाकई में रिलेवेंट फैक्ट के लिए है, अगर कोर्ट अलाउ कर देगी तो उस केस में वो बंदा एविडेंस देगा।
एविडेंस पेश करेगा, वो पार्टी एविडेंस पेश करेगा कोर्ट के सामने, और उसके बाद एविडेंस पेश करने के बाद कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि ये एविडेंस रिलायबल है या नहीं है, यानी कि ये एविडेंस कोर्ट स्वीकार करेगी या नहीं करेगी। तो इसको यहां पर ऐसे देख लीजिए कि सबसे पहले पार्टी ऑफर्स टू गिव एविडेंस, पार्टी एविडेंस देने के लिए ऑफर करेगी कोर्ट को कि मैं एविडेंस देना चाहता हूं इस फैक्ट को प्रूफ करने के लिए, फलना फैक्ट को प्रूफ करने के लिए। देन कोर्ट विल आस्क द रेलेवेंसी ऑफ एविडेंस, यानी कि कोर्ट पूछेगी कि आप जो एविडेंस देना चाहते हैं किसी भी फैक्ट को प्रूफ करने के लिए, वो फैक्ट क्या रिलेवेंट फैक्ट है, यानी कि उस फैक्ट से क्या कोर्ट को वाकई में कुछ लेना देना है, अगर वो प्रूव हो गया तो कुछ सिग्निफिकेंट असर डाल सकता है कोर्ट के फैसले पर। तो फिर वो बंदा अगर ये समझाने में कामयाब हो गया कि हाँ मैं जो एविडेंस देना चाह रहा हूं वो रिलेवेंट फैक्ट को लेकर के ही देना चाह रहा हूं, तो फिर कोर्ट अलाउ करेगी कि हाँ एविडेंस दो। उसको बोला जाता है एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, यानी कोर्ट अलाउ कर देती है कि हाँ तुम एविडेंस पेश कर सकते हो। उसके बाद एविडेंस जब पेश हो जाता है तो उसके बाद का स्टेज होता है रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस, यही है स्टेज ऑफ रिलायबिलिटी। यानी कि अब एविडेंस पेश होने के बाद कोर्ट ये चेक करेगी कि ये एविडेंस रिलायबल है या नहीं है, इसको स्वीकार किया जाए या अस्वीकार कर दिया जाए। अब हम लोग जानते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या होता है। तो देखिए स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ को हम लोग ऐसे समझते हैं कि जब सारे सबूत और गवाह कोर्ट के सामने पेश कर दिए जाते हैं तब कोर्ट को डिसाइड करना होता है कि केस प्रूफ हुआ या नहीं हुआ, या क्लेम जिसके लिए केस हुआ था, जिस क्लेम के लिए, वो प्रूव हुआ या नहीं हुआ। तो उसका क्या स्टैंडर्ड होगा, मतलब क्या, उसका एक क्या बेंचमार्क होगा, है ना, कि कोर्ट मान लेगी कि हाँ ये केस प्रूव हो गया, या कोर्ट मान लेगी कि ये क्लेम प्रूव हो गया, या कोर्ट मानेगी कि नहीं आप प्रूव नहीं कर पाए अपने केस को, ये केस आपके फेवर में जजमेंट नहीं देगी। उसका जो माप होगा, उसका परिमाप जो होगा, उसका जो मेजरमेंट होगा, उसका जो स्टैंडर्ड होगा, उसी को बोला जाता है स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ। तो इसमें हम लोगों को सबसे मेन चीज जो समझना है वो ये है कि स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ का जो माप होता है, मेजरमेंट होता है, वो क्रिमिनल केसेस के लिए अलग होता है और सिविल केसेस के लिए अलग होता है। क्रिमिनल ट्रायल मतलब आपराधिक मामला, और सिविल सूट्स मतलब दीवानी मामला। तो क्रिमिनल ट्रायल के लिए जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है उसको कहा जाता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, और सिविल सूट्स के लिए जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है उसको कहा जाता है प्रिपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो आइए हम लोग अच्छे से समझते हैं कि ये बियॉन्ड रीजनेबल डाउट और प्रिपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी होता क्या है। हाँ तो देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो देखिए बियॉन्ड रीजनेबल डाउट मैं आपको बता चुका हूं कि ये केवल और केवल क्रिमिनल केसेस में लागू होता है। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होता क्या है कि ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है, यानी कि अगर कोई भी एक्यूज्ड, अभियुक्त को पनिश करवाना है तो उसके खिलाफ जो सबूत और गवाह है वो बहुत स्ट्रिक्टली प्रूव्ड होने चाहिए। स्ट्रिक्टली प्रूव्ड होने चाहिए मतलब कि कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। जो भी स्टोरी उसके अगेंस्ट में प्रूफ की गई है वो स्टोरी कहीं से भी खाली नहीं होनी चाहिए। उस स्टोरी में वो एक पक्का स्टोरी होना चाहिए, वहां पर कहीं पर भी बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, है ना। तो जब सारा का सारा स्टोरी जो होता है, सारा सबूत और गवाह के आधार पे जो स्टोरी बनकर आता है, जो एक्यूज्ड को कॉन्विक्ट कराने के लिए होता है, तो वो पूरा का पूरा पक्का होना चाहिए, विदाउट एनी डाउट। उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि नहीं हो सकता है कि ये स्टोरी में इस पॉइंट पर कुछ और हो गया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी को बोला जाता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि देखिए, हाँ तो देखिए इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि अगर बहुत सारा फैक्ट्स कोर्ट के सामने रखा गया हो कि जिससे एक्यूज्ड गलत साबित हो जाए, जिससे जो एक्यूज्ड है, अभियुक्त है, वो अपराधी साबित हो जाए, तो बहुत सारा फैक्ट्स रखा गया और सारे फैक्ट्स के लिए सबूत भी दिए गए और बहुत सारे सबूतों को कोर्ट ने मान भी लिया, एडमिट भी कर लिया। तो ऐसे फैक्ट्स को कहा जाता है एडमिटेड फैक्ट्स। तो कुछ एडमिटेड फैक्ट्स मिल करके फैक्ट इन इश्यू मतलब कि जो मेन इश्यू होता है केस का,
जैसे कि अगर मामला है कि ए ने बी की हत्या कर दी है, तो फैक्ट इन इश्यू होगा कि क्या ए ने बी को मारा, क्या ए ने बी की हत्या की, ये फैक्ट इन इश्यू होगा। तो उसके लिए बहुत सारे सबूत कोर्ट के सामने दिए जाएंगे और उन सबूतों को एक्सेप्ट अगर कर लिया जाता है तो वो सारे के सारे छोटे छोटे फैक्ट्स जो है वो एडमिटेड फैक्ट्स कहलाएंगे। अगर ये सारे एडमिटेड फैक्ट्स मिलकर एक स्टोरी बनाते हैं और स्टोरी की छोटी छोटी कड़ियों को जोड़ते हैं जिससे एक पूरी स्टोरी बनती है, और वो स्टोरी फैक्ट इन इशू को साबित करती है कि हाँ ए ने बी की हत्या की है, इस बात को साबित करती है वो स्टोरी, तो उन छोटी छोटी कड़ियों के चेन को चेन ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस कहा जाता है। ठीक है, तो ये चारों के चारों जो एडमिटेड फैक्ट्स हैं, ये चारों के चारों चेन ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बनाते हैं जो कि फैक्ट इन इशू को प्रूफ कर रहा है, उसको सही ठहरा रहा है। और अगर ये चेन ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, ये इफ चेन ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस प्रूफ्स फैक्ट इन इशू विदाउट एनी रीजनेबल डाउट देन द एक्यूज्ड विल बी कॉन्विक्टेड। अगर ये चेन ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है, यानी कि जो पूरा स्टोरी है, जो पूरा स्टोरी बना है, वो एक्यूज्ड के अगेंस्ट में जा रहा है और विदाउट एनी डाउट जा रहा है, यानी कि उस स्टोरी में, उस चेन ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में कहीं पर भी कोर्ट को कोई डाउट नहीं है कि कोई घटना नहीं हुई होगी, तो फिर उस केस में एक्यूज्ड के अगेंस्ट में वो केस प्रूव हो जाएगा और वो एक्यूज्ड जो है, जो अभियुक्त है, उसको पनिश किया जाएगा, उसको जेल भेज दिया जाएगा। ये होता है क्रिमिनल केसेस में। अब हम लोग बात करते हैं प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में। देखिए, प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी ये केवल मैं बोल चुका हूं कि ये केवल सिविल केसेस में होता है। ठीक है, इसमें क्या है ना कि इसमें स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ जो होता है वो कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट इसमें नहीं होता है। यानी कि जो बंदा क्लेम कर रहा है कोर्ट को, जिसने केस फाइल किया है, उसको कुछ बहुत हार्ड एंड फास्ट कुछ प्रूव नहीं करना है। उसमें थोड़ा बहुत डाउट का भी गुंजाइश अगर हो तो कोर्ट उसके फेवर में फैसला सुना सकती है। लेकिन हाँ, उसका भी एक स्टैंडर्ड ये है कि वो मेजरमेंट ये है कि वो प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस। 50% चांसेस होना चाहिए कि जो क्लेम कर रहा है प्लेंटिफ यानी कि जो सूट फाइल करता है, सिविल सूट, वो सही बोल रहा है। 50% से ज्यादा कोर्ट को अगर ये बात का विश्वास हो गया तो फिर कोर्ट का जो जजमेंट है वो प्लेंटिफ के फेवर में जाएगा, ये सिविल केसेस में। ठीक है, देखिए यहां पर लिखा हुआ भी है कि इट मीन्स दैट द बर्डन ऑफ प्रूफ इज मेट इफ देयर इज ग्रेटर देन 50% चांस दैट बेस्ड ऑन ऑल द एविडेंसेस ऑन पार्टीज क्लेम्स आर देयर। यानी कि जो सारे एविडेंसेस कोर्ट के सामने पेश किए गए हैं, तो कोर्ट को सारे एविडेंसेस के बुनियाद पर यह समझ में आ गया है कि 50% से ज्यादा चांसेस है, 50% से ज्यादा चांस है कि जो प्लेंटिफ क्लेम कर रहा है वो सही क्लेम कर रहा है, तो फिर कोर्ट प्लेंटिफ के फेवर में जजमेंट दे सकती है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, और मुझे लगता है कि मैंने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को जो डिस्कस किया है वो आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोगों को कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं समझ में आया हो वो भी बता सकते हैं, और हम लोग अगली बार मिलेंगे और भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के साथ उसको डिस्कस करेंगे। और हैव अ गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।